हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। टॉपिक है मौर्यकाल की वास्तुकला। एमपीपीएससी में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर किसी शासनकाल से संबंधित जो वास्तुकला का जो पूरा पोर्शन है, अगर उस वास्तुकला के पोर्शन से संबंधित अगर किसी शासनकाल से प्रश्न आते हैं तो वो सबसे ज्यादा मौर्यकाल से ही परीक्षक पूछता है। तो मौर्यकाल की वास्तुकला या मौर्यकाल के जितने भी निर्माण हमारे मध्य प्रदेश में है, उन निर्माणों से एग्जामिनर हमेशा प्रश्न पूछता रहा है। आगे भी उन निर्माणों से एग्जामिनर प्रश्न जो है वो पूछेगा। तो आज की क्लास में हम उन सारे ही फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और मौर्य काल के जितने भी निर्माण हमारे मध्य प्रदेश में मौर्य शासकों द्वारा करवाए गए या मौर्य शासकों के शासनकाल में हुए, हम उन सारे ही निर्माणों को भी अच्छे से यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट आप सारी चीजें पढ़िएगा। मैं यहाँ पर आज आपको वे सारे ही फैक्ट्स अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा जो परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए तो करते हैं हम शुरुआत। आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य काल की वास्तुकला। देखो स्टूडेंट, अगर हम मौर्य काल की वास्तुकला की बात करें तो जब भी हम मौर्य काल की वास्तुकला या मौर्य काल के निर्माण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही निर्माण सबसे पहले आता है और वो आता है सांची का स्तूप। है ना, आप सबने नाम सुना होगा सांची के स्तूप का। जो 200 रुपए का नोट है उस पर भी सांची के स्तूप को प्रिंट किया हुआ है। तो सांची का स्तूप, है ना, जब भी मौर्य काल की बात होती है मध्य प्रदेश में तुरंत हमारे दिमाग में सांची का जो स्तूप है वो क्लिक होता है। और एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न भी एग्जामिनर जो है वो सांची के स्तूप से ही पूछता है ना। आप देखेंगे अगर एमपीपीएससी की पिछले 4-5 सालों के प्रश्न, तो आप पाएंगे कि जो हमारी विश्व धरोहर स्थल है, चाहे खजुराहो हो, चाहे सांची हो, चाहे भीमबेटका हो, तो रिपीटेडली एग्जामिनर जो है इनसे प्रश्न पूछता ही रहता है। और सांची या मौर्य काल के जो निर्माण है उनसे रिलेटेड प्रश्न तो भारत के इतिहास में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में किस प्रकार के मौर्य काल में निर्माण हुए और उन निर्माणों से क्या संबंध रहा हमारे मध्य प्रदेश का। चलिए तो देखो स्टूडेंट, अगर हम मौर्य काल के निर्माणों की बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को धारण कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार के समय के कुछ ज्यादा एविडेंस हमारे मध्य प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, वो अवंती का राज्यपाल था, ये हमें पता चलता है। अशोक जो कि अवंती का राज्यपाल रहा, अशोक जिसका संबंध मध्य प्रदेश से घनिष्ठ रूप से रहा क्योंकि उसकी जो एक पत्नी थी महादेवी, वो मध्य प्रदेश की ही थी। अशोक के जो बेटे थे महेंद्र और संघमित्रा, वो उसी महादेवी से उत्पन्न संतानें थी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से अशोक का नाता राजनीतिक रूप से तथा एक पारिवारिक रूप से भी काफी जुड़ा रहा। अशोक ने, आप सब भारत के इतिहास में पढ़ेंगे अशोक के बारे में कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक जो कि इतना महान सम्राट माना जाता है, भारत के महान सम्राटों में अशोक को गिना जाता है। तो जो अशोक था, अशोक जिसने कि बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, तो जितने भी निर्माण हमें हमारे प्रदेश में देखने को मिलते हैं मौर्य काल से संबंधित, तो वो सारे के सारे निर्माण कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ही संबंधित हमें देखने को मिलते हैं अधिकतम। जैसे बौद्ध धर्म का जो स्थल है, धार्मिक स्थल है ना, जिसे हम स्तूप कहते हैं, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर हो गया, मुस्लिम धर्म में मस्जिद हो गया, वैसे ही बौद्ध धर्म के लिए जो पवित्र स्थल माना जाता है बौद्ध धर्म का, वह है स्तूप। तो अशोक, चूंकि बौद्ध धर्म अशोक ने अपना लिया था, तो अशोक जो है उसने भारत में, ऐसा कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, है ना। कितना? 84,000। अशोक ने अपने शासनकाल में भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उन 84,000 स्तूपों में बहुत सारे स्तूप ऐसे थे जो उसने मध्य प्रदेश में भी बनवाए। और उन मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा बनवाए गए स्तूपों में एक स्तूप है सांची का स्तूप, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है।
है ना। तो हम सांची के स्तूप से ही शुरुआत कर रहे हैं कि आखिर में सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सांची के स्तूप के बारे में हम हर एक बात को, हर एक बिंदु को विस्तार से समझेंगे। अब देखो स्टूडेंट, स्तूप को स्टार्ट करने से पहले स्तूप के बारे में कुछ बेसिक बातें आप समझ लो, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक पर आपकी पकड़ अच्छी होगी ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड या उस टॉपिक से जो को रिलेटेड टॉपिक है, अगर उससे भी कोई प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा तो भी आप जो है उस प्रश्न का जवाब परीक्षा में दे देंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि स्तूप मतलब सांची के स्तूप को हम शुरू करें उससे पहले एक 2 मिनट हम थोड़ा स्तूप को समझ लेते हैं कि आखिर में स्तूप होता कैसा है ना, स्तूप बनता कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा स्तूप के बारे में समझ लेते हैं। चलिए, तो देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार का आकार होता है स्तूप का। जब आप मेंस में पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको स्तूप के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा। अभी हम प्री के लिहाज से पढ़ रहे हैं और वो भी हम मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ रहे हैं, तो एक मोटी मोटी जानकारी आप ले लो, क्योंकि आपको आगे काम आएगी। अभी इसी क्लास में आपको आगे काम आएगी ये सारी जानकारी स्तूप के बारे में जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो देखो, स्तूप जो होता है जनरली, ये जो मेन बीच में आप ये जो अंडे जैसी आकृति दिख रहे हैं ना, ये जो बीच में आप ऐसी अंडे जैसी आकृति देख रहे हैं, ये अंडे जैसी आकृति ही है स्तूप, है ना। इस अंडे जैसी आकृति को बोला जाता है स्तूप, है ना। ये जो बीच में अंडा है, ये अंडा है स्तूप, है ना। ये ऐसा लग रहा है जैसे आधा जमीन के अंदर है और आधा जो है जमीन से बाहर निकल रहा है ना। तो ये जो अंडे जैसी आकृति है ये है स्तूप। इस अंडे जैसी आकृति के ऊपर एक ऐसी चौकोर बॉक्स जैसी आकृति बनाई जाती है ना। जहां पर भी ये स्तूप बनते हैं, तो स्तूप में इस अंडे जैसी आकृति के ऊपर, यहाँ ऊपर एक ऐसी चौकोर बॉक्स जैसी आकृति होती है ना। जैसे एक बॉक्स होता है ना चौकोर, ऐसी बॉक्स जैसी आकृति होती है चौकोर। उस चौकोर बॉक्स जैसी आकृति को बोलते हैं हर्मिका, है ना। इस चौकोर बॉक्स जैसी आकृति को बोला जाता है हर्मिका। अब याद करो, जब मैंने आपको महाजनपद काल पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने के पश्चात जो उज्जैन महाजनपद को या उज्जैन को या अवंती को, जो महात्मा बुद्ध के जो वस्त्र और उनके शरीर के अंगों को जब बांटा गया था, तो अवंती के हिस्से में चीवर और आसंदी आई थी, है ना। अवंती को चीवर और आसंदी मिला था, मतलब पिछोना मिला था, है ना, जिसके ऊपर एक स्तूप बनाया गया था। तो जिसके ऊपर स्तूप का मतलब ये है कि ये जो हर्मिका है ना स्टूडेंट, ये हर्मिका ही सबसे मेन है। इस हर्मिका में, है ना, ये जो आप हर्मिका देख रहे हैं, इस हर्मिका में उन वस्तुओं को रखा जाता है ना। अगर मान लीजिए कि इस हर्मिका में किसी बौद्ध जो भी बौद्ध भिक्षु रहे हैं या स्वयं महात्मा बुद्ध रहे हैं, तो अगर इस हर्मिका के अंदर, हर्मिका एक बॉक्स होता है ना, एक बॉक्स जैसी आकृति होती है, अगर उस बॉक्स के अंदर किसी भी बौद्ध भिक्षु का या स्वयं महात्मा बुद्ध का कोई शारीरिक अंग रखा हो, तो उसको जनरली बोलते हैं हम शारीरिक स्तूप, है ना। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। आपको मैं जब हम मेंस पढ़ेंगे उसमें हम स्तूप की कैटेगरी पर भी बात करेंगे। अभी आप नॉर्मली समझ लो, तो जो सांची का स्तूप है या कोई सा भी स्तूप है, तो यहाँ ये जो हर्मिका होती है, जो चौकोर बॉक्स जैसी होती है, इसमें या तो बौद्ध भिक्षु या स्वयं महात्मा बुद्ध के शरीर का कोई अंग रखा जाता है, या फिर उन्होंने जो बर्तन या कपड़े यूज किए हैं उन्हें रखा जाता है, या फिर उसे खाली छोड़ दिया जाता है ना, उसमें कुछ नहीं होता है ना। खाली किस कंडीशन में होता है, तो खाली इस कंडीशन में होता है जैसे किसी ने कोई मनोती ले रखी है या किसी की कोई मन्नत थी, है ना। तो वो क्या करता है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कोई इच्छा करता है कि यार ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं मंदिर बनवाऊंगा या मैं यहाँ पर ये काम करूंगा, और जब वो काम हो जाते तो बहुत सारे लोग जो है फिर मंदिर का निर्माण करवाते हैं और फिर लिख भी देते हैं वहां पर कि इच्छा पूर्ति मंदिर, है ना, इच्छा पूर्ति बालाजी मंदिर, है ना, इस टाइप से वहां पर फिर बोर्ड लगा देते हैं। वही किसी की इच्छा पूर्ति हुई तो उसने क्या किया, फिर यहाँ एक मंदिर बना दिया। तो कुछ स्तूप ऐसे होते हैं जो जिनकी हर्मिका खाली होती है, हर्मिका में कुछ नहीं होता, है ना, जो जनरली लोग अपने श्रद्धा के अनुसार उन स्तूपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो
स्तूप जनरली 4 प्रकार के होते हैं और वो चारों प्रकार जो है इस हर्मिका के आधार पर ही होते हैं कि हर्मिका में क्या रखा है। अगर हर्मिका में कोई अ, शरीर का अंग रखा है, चाहे कोई किसी बौद्ध भिक्षु के या महात्मा बुद्ध के, तो वो शारीरिक स्तूप हो गया। या उनके द्वारा यूज किए जाने वाला कोई बर्तन या कपड़ा रखा है तो वो भौतिक स्तूप हो गया, है ना। तो इस टाइप से 4 प्रकार के स्तूप होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम बेंस में पढ़ेंगे, अभी वो विषय नहीं है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना जानो कि यहाँ ये हर्मिका होती है ना। अब हर्मिका के ऊपर यहाँ पर एक ऐसी छतरिया बनी हुई है ना। आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर आपको ये ऐसी 3 छतरियां यहाँ पर दिखाई देगी, है ना। मैं यहाँ साइड में बना के बताता हूँ कि हर्मिका के ऊपर इस टाइप की 3 ये छतरियां बनी हुई है ना। यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको जब सांची स्तूप पढ़ाऊंगा ना तो ये बहुत काम आने वाली है ना। इन तीन तीन छातों का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ ऊपर ये 3 छतरियां होती हैं। अब ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये तोरण द्वार है ना। तोरण द्वार आप इनको एंट्री द्वार मान सकते हो, है ना, कि स्तूप के अंदर एंट्री इन 4 जगहों से हो सकती है ना। तो ये 4 जो है ये तोरण द्वार है ना। अब ये जो यहाँ आपको रेलिंग दिखाई दे रही है ना, इसको ये जो आपको यहाँ देखो ये पूरी रेलिंग दिखाई दे रही है ना। तो ये रेलिंग, इसको जनरली मेधी बोला जाता है। एक और रेलिंग यहाँ ऊपर है ना, ये भी है मेधी। एक और रेलिंग यहाँ ऊपर भी होती है ना, ये भी है यहाँ मेधी। और ये जो बीच में जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी ये जो बीच में जो एरिया है इसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ, है ना। यहाँ पर ये लिखा है, इसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ, है ना, प्रदक्षिणा पथ। और ये जो बाहर की साइड जो दिखाई दे रही है ये इसकी वेदिका है ना। मतलब जो बाहरी जो पूरा एरिया होता है ना, मतलब जो रेलिंग होती है बाहर, उस रेलिंग को बोला जाता है वेदिका, है ना। तो ये पूरा स्तूप कुछ इस प्रकार का डिजाइन होता है। मतलब भारत में जितने भी स्तूप आप देखेंगे तो वो स्तूप जनरली इसी फॉर्म में बने होते हैं। स्तूप में सबसे मेन जो है वो ये अंडा है, हर्मिका है और छतरी है। अब क्या हुआ कि बहुत सारे स्तूप ऐसे हैं जिनमें ये जो मेधी है वो एक ही है। बहुत सारे स्तूप ऐसे हैं जिनमें तोरण द्वार है या नहीं भी है ना। लेकिन स्तूप ये मेन पोर्शन है। अब जैसे होते हैं ना बहुत सारे मंदिर, कि बहुत सारे मंदिर हैं जो सिंपल सा एक ही रूम बना हुआ है, और बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनको बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और बीच में जो है वो भगवान का स्थान है, उनका जो शिखर है वो भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े शिखर हैं। और बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जो एक ही शिखर होता है। लेकिन उस मंदिर का यदि हम मेन भाग की बात करें तो मंदिर का मेन भाग कौन सा होता है, जहाँ भगवान का कमरा है और ऊपर जो शिखर है वो मेन है। अब बाहर की साइड आप कितना भी डिजाइन कर लो सॉरी, तो जो स्तूप की भी बात करें तो स्तूप का भी ये मेन पोर्शन ये अंडा है ना। ये अंडा, हर्मिका और ये छतरी, ये स्तूप का मेन भाग होता है ना। ये जो है स्तूप का मेन भाग होता है। अब बाहरी डिजाइन किसी स्तूप में कम है, किसी में ज्यादा है ना, किसमें कितनी है, यही प्रश्न बनते हैं, है ना। हम जब सांची का स्तूप पढ़ेंगे तो वहां पर यही प्रश्न बनेगा कि मेधी कितनी है सांची के स्तूप में, है ना, वेदिका किसने बनवाई, तोरण द्वार कितने हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है ये प्रश्न के रूप में एग्जामिनर हमसे पूछता है। चलिए, तो ये कुछ स्तूप की इस प्रकार की डिजाइन होती है, ये जानना बहुत बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब आपको स्तूप की डिजाइन ही नहीं पता होगी और एग्जामिनर अगर प्रश्न कर लेगा कि सांची के स्तूप में कितनी मेधी है ना, ये जो मेधी होती है ना, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि सांची के स्तूप में कितनी मेधियां हैं, तो आप कैसे जवाब दोगे अगर आपको यही नहीं पता कि मेधिया कौन सी है या मेधिया किसको बोलते हैं। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि सांची की स्तूप की हर्मिका में क्या रखा हुआ है, मतलब शारीरिक स्तूप है या भौतिक स्तूप है। सांची का स्तूप शारीरिक है या भौतिक है, अगर एग्जामिनर ने ये प्रश्न कर लिया तो आपको पता कैसे चलेगा कि शारीरिक स्तूप और भौतिक स्तूप होता क्या है। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि सांची की स्तूप के तोरण द्वार कितने हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि स्तूप में तोरण द्वार किसको बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ किसको बोलते हैं, वेदिका किसको बोलते हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और ये है मेन स्तूप, है ना। ये जो बीच में अंडा है ये मेन स्तूप है। बहुत सारी जगह क्या करा जाता था कि इस अंडे को जो मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी को ऐसे जमा कर अंडा बना दिया जाता था और उसके चारों ओर पत्थर लगा दिए जाते थे। अब सांची की स्तूप में क्या लगाया हुआ है चारों तरफ, सांची की स्तूप में यहाँ पर पत्थर लगे हैं या यहाँ पर ईंटें लगी हैं, है ना। यही तो प्रश्न परीक्षक जनरली पूछता है परीक्षा में। तो इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि आखिर में स्तूप में ईंटें लगी मतलब वो कहाँ लगी हुई है। वेदिका की बात कर रहा है तो वेदिका कहाँ है, अगर हर्मिका की बात हो रही है तो वो हर्मिका कहाँ है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी तभी तो आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको ये सारे मैं स्तूप के आपको डिजाइन बता रहा हूँ ताकि
आपको जब मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि सांची की स्तूप में 2 मेधी हैं या 3 मेधी हैं या 5 मेधी हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न ना उठे कि सर मेधी किसको बोलते हैं। जब मैं कहूंगा कि सांची की स्तूप में 4 तोरण द्वार हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि सर तोरण द्वार किसको बोलते हैं। जब मैं ये कहूंगा कि सांची की स्तूप की हर्मिका में इस महाशय की अस्थियों को रखा हुआ है, तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि सर हर्मिका किसको बोलते हैं। है है ना, मैंने आपको पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा दी ताकि आगे आपको कोई डाउट नहीं रहे, है ना। आगे हम मध्य प्रदेश में बौद्ध काल सॉरी मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी निर्माण पढ़ेंगे, तो जिनमें हम जिन जिन स्तूपों को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको यही सारी बातें बताऊंगा कि इस स्तूप की ये विशेषता थी कि इसकी मेधी इस प्रकार की थी, इस स्तूप की ये विशेषता थी कि इसकी हर्मिका में ये चीज रखी हुई थी, है ना। तो आप वहां पर कंफ्यूज ना हो कि सर हर्मिका किसको बोलते हैं, मेधी किसको बोलते हैं, वेदिका किसको बोलते हैं, है ना। इसमें आप कंफ्यूज कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले पहले आपको डिजाइन समझा दी। यहां से डिजाइन से रिलेटेड प्रश्न तो जनरली प्री में नहीं आएंगे, हाँ मेंस में जरूर स्तूप क्या होते हैं, स्तूपों के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। लेकिन प्री के लिए हमें स्तूपों को यदि पढ़ना है तो उस स्तूप की डिजाइन को हमें समझना होगा, तभी हम स्तूपों के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए, तो ये स्तूप की हमने नॉर्मल डिजाइन को समझा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सांची के स्तूप की कि आखिर में सांची का स्तूप है कहाँ, है ना, और सांची का स्तूप बनाया किसने और बना कब और इसको खोजा किसने, है ना। सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियरली कंप्लीट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, सांची के स्तूप की यदि हम बात करें तो सांची का स्तूप जो था ना, वो सम्राट अशोक के समय बना। सम्राट अशोक ने नहीं बनाया, ये बनाया गया था सम्राट अशोक की जो पत्नी थी महादेवी। कहाँ की रहने वाली थी, विदिशा। विदिशा के पड़ोस में ही है सांची, है ना। उस समय कोई ऐसे जिले तो थे नहीं, जैसे आज मध्य प्रदेश कई सारे जिलों में बटा हुआ है, लेकिन उस समय जिले थोड़ी ना थे, है ना। उस समय तो मध्य प्रदेश का एक अलग ही स्वरूप था। विदिशा सांची पूरा एक ही एरिया हुआ करता था। तो इसी एरिया की थी महादेवी, है ना। जो महादेवी थी अशोक की पत्नी, वो इसी एरिया की थी। कौन से एरिया की, ये सांची विदिशा अशोकनगर वाला एरिया। तो अशोक का शासन था, महादेवी उसकी पत्नी थी। तो अशोक के शासन काल में, है ना, उस महादेवी के निरीक्षण में इस सांची के स्तूप का निर्माण हुआ। हालांकि एग्जामिनर प्रश्न करेगा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो आपको अशोक ही लगाना है, आपको वहां महादेवी नहीं लगाना है। जैसे कि मान लो एग्जामिनर ने प्रश्न किया कि कुछ कुछ भी अगर प्रश्न होता है जनरली, जैसे मान लो कि भारत जो है चांद पर चला गया, तो भारत चांद पर किसके कार्यकाल में गया या भारत चांद पर कब गया, तो हम यही बोलते हैं ना कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत चांद पर पहुंचा। हम यूं थोड़ी ना बोलते कि मोदी जी थोड़ी ना गए क्या चांद पर। चांद पर तो वैज्ञानिक गए, मोदी जी ने क्या किया उसमें, है ना। लेकिन जो उस समय जो प्रधानमंत्री होता है, या अगर हम मौर्य काल की बात करें तो जो उस समय का राजा होता है, नाम तो उसी का लिया जाता है कि भाई उसके समय ये हुआ, है ना। तो एग्जामिनर अगर पूछता है कि सांची का निर्माण किसने करवाया, तो आपको लगाना अशोक ही है। लेकिन मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ कि अशोक जब मगध का शासक बना, अशोक की पत्नी महादेवी जो खुद एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, महादेवी से उत्पन्न जो दोनों संतानें थी, महेंद्र और संघमित्रा, है ना, वो भी बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, है ना। तो अशोक की जो पत्नी थी महादेवी, उस महादेवी ने ही या उस महादेवी के ही अंडर कंस्ट्रक्शन में इस सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था। मतलब मैंने आपको ये बताया कि सांची का स्तूप जो है ये सांची में क्यों बना, तो सांची में इसलिए बना महादेवी के कारण, क्योंकि महादेवी जो थी वो इसी एरिया की थी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सांची के स्तूप के बारे में या सांची के विषय में हम कुछ और फैक्ट्स को समझते हैं जो एग्जाम में जनरली एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहला फैक्ट देखो, यहां पर मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा ना, सारे के सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ना। आप एक एक फैक्ट पर ध्यान देना। सांची का स्तूप किस जिले में है, पहला प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा, आपका उत्तर हो जाएगा रायसेन जिले में है ना। सांची का स्तूप किस जिले में है, आपका उत्तर होगा रायसेन, है ना। याद रख सकते हो ट्रिक से, बहुत सारे लोग ट्रिक बनाते हैं सच्ची राई, है ना। बहुत सारे बच्चों को होता है कंफ्यूजन, है ना, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना तो दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, और खासकर ये जिले और लोकेशन में तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो एग्जामिनर पूछे सांची का स्तूप, तो सच्ची राई एक ट्रिक है इसको याद रखने की, है ना। तो सांची का स्तूप कहाँ है, आपको उत्तर हो जाएगा रायसेन में। अब नदी कौन सी है, तो बेतवा नदी, है ना। नदी कौन सी है,
बेतवा नदी। तो सांची का स्तूप रायसेन में है, नदी कौन सी है? बेतवा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है। अब ये जो सांची है, इस सांची का जो पुराना नाम हमें मिलता है, वो पुराना नाम मिलता है काकड़ाओ, है ना। ये परीक्षा में पूछा गया है एग्जामिनर द्वारा कि सांची का पुराना नाम क्या था, है ना। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। तो सांची के कुछ पुराने नाम मैं आपको बता रहा हूँ। सांची का पुराना नाम था काकड़ाओ, काकड़ई, काकनाद बोट, बेदिसगिरी या चेदिसगिरी, है ना, श्री महाविहार, कोट श्री पर्वत तथा काकड़ाई, है ना। ये कुछ नाम मिलते हैं हमें सांची के अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग ग्रंथों में, है ना। कुछ बौद्ध ग्रंथ हो गए या अन्य ग्रंथ हो गए, उन अन्य ग्रंथों में अलग अलग नामों से सांची को रिप्रेजेंट किया गया है, अलग अलग नामों से सांची को वहां लिखा गया है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे मेन बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनर परीक्षा में पूछेगा, है ना। अगर मुझे कहा जाए कि पेपर बनाइए, तो मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर पुट करूंगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस लेवल का है जो सबको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को सुनिएगा। सांची में स्तूप है ये सबको पता है, लेकिन क्या सांची में सिर्फ एक ही स्तूप है या सांची में बहुत सारे स्तूप हैं, है ना। ये प्रश्न भी तो इम्पोर्टेंट है कि हम बोलते हैं सांची का स्तूप, तो सांची का स्तूप, क्या सांची में एक ही स्तूप है या सांची में बहुत सारे स्तूप हैं? तो जो लोग सांची घूमने गए वो तुरंत कह देंगे कि सर सांची में बहुत सारे स्तूप हैं, है ना। एक स्तूप नहीं है सांची में, सांची में छोटे बड़े मिलाकर बहुत सारे स्तूप हैं। लेकिन सांची का एक ही स्तूप है जो फेमस है सांची की स्तूप के नाम से, है ना, जिसका अभी आपने पिक्चर भी देखा था। तो सांची का एक स्तूप है जो कि फेमस है ना। लेकिन वहां पर स्तूप बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करें भीमबेटका की, तो वहां पर गुफाएं फेमस है, लेकिन बहुत सारी गुफाएं हैं। खजुराहो की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे मंदिर हैं। उसी प्रकार से सांची में भी बहुत सारे स्तूप हैं। 3 स्तूप सांची के बड़े हैं, बाकी बहुत सारे अन्य छोटे छोटे स्तूप हैं। मतलब सांची में अगर एग्जामिनर ने ये प्रश्न किया, है ना, अगर मान लो आपसे कोई पूछता है ना, जैसे मैंने कहा कि मुझे पेपर बनाने का मौका मिला तो मैं ये प्रश्न जरूर पूछूंगा। और प्रश्न मान लीजिए कि ये पूछा गया कि सांची में कुल कितने मुख्य स्तूप हैं, या सांची के या सांची में कितने बृहद स्तूप हैं, तो आपका उत्तर होगा 3, है ना। सांची में कुल 3 बड़े स्तूप हैं, है ना। सांची में बड़े स्तूपों की संख्या कितनी है? तो सांची में बड़े स्तूपों की संख्या है 3, है ना। सांची में बड़े स्तूप कितने हैं? आपका उत्तर होगा 3, है ना। हमेशा याद रखना इस बात को कि सांची में 3 बड़े स्तूप मिले हैं। अब उन 3 बड़े स्तूपों में एक स्तूप जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में मिला, उन 3 स्तूपों में एक स्तूप जो कि इन तीनों में सबसे बड़ा है, उसी को हम बोलते हैं जनरली सांची का स्तूप, जो आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, है ना। ये जो आप स्तूप देख पा रहे हैं, ये उन 3 में से एक है ना। सांची में जो 3 बड़े बड़े स्तूप मिले हैं, उन 3 बड़े बड़े स्तूपों में से ये एक स्तूप है जिसको सांची का महास्तूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इसे सांची का महास्तूप। तो हम जो सांची के स्तूप की बात कर रहे हैं, हम सांची के महास्तूप की बात कर रहे हैं। जबकि सांची में इस महास्तूप के अलावा 2 अन्य स्तूप और हैं जो आकार में लगभग इसी के समान है। और इन 3 के अलावा सांची में अन्य छोटे छोटे और भी स्तूप मिले हैं, है ना। तो ये चीज क्लियर रखो आप, है ना। कभी किसी ने भी पूछ लिया मान लो कि बताओ सांची में कितने स्तूप है, तो आप कहो कि सांची में तो एक ही स्तूप है, मैंने तो एक ही स्तूप पढ़ता आ रहा हूं मैं तो जीवन से। सांची का स्तूप तो एक स्तूप नहीं है, सांची में 3 बड़े और छोटे कई सारे स्तूप हैं। चलिए, तो इसे सांची का महास्तूप भी कहा जाता है। मतलब जिस सांची की स्तूप की हम अभी क्लास में बात करने वाले हैं या बात कर रहे हैं, इसे सांची का महास्तूप भी कहा जाता है। इसकी खोज हुई थी वर्ष 1818 में, है ना। 1818 से पहले हम इस स्तूप के विषय में इतना नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि ये स्तूप जो है एक पहाड़ के किनारे है। समय के साथ झाड़ियों के अंदर, पेड़ों के अंदर, है ना, हम यूं कहेंगे कि एक प्रकार से ये जंगल में पूरा दब गया था। ये जो पूरा एरिया था सांची के स्तूप वाला, ये पूरा जंगल में दब गया था। अब जंगल में दबना
इसके लिए एक अच्छी बात भी रही। जंगल में दबा रहा तो ये बचा रहा, क्योंकि 1818 में जाकर हमें पता चला कि भाई यहाँ पर कोई स्तूप है। बना था अशोक के समय पर, है ना। अब जानते हो ना अशोक का कार्यकाल कब था। तो अशोक के समय बना था, और 1818 में मतलब लगभग हमें 2000 से भी ज्यादा साल बाद हमें पता चला कि यहाँ पर अशोक के समय का बना स्तूप था, है ना। और हो सकता है कि ये 1000 या 500 साल तक इसके संपूर्ण अस्तित्व में रहा हो, और धीरे धीरे ये जो है प्रकृति में समाता गया हो। प्रकृति में समाने का मतलब ये कि प्रकृति में छुपता गया हो, पेड़ों झाड़ियों में छुपता गया हो। और हो सकता है कि लगभग 1000 साल, 1200 साल, 800 साल से ये छुपी हुई अवस्था में रहा, मतलब बाहरी दुनिया की नजरों से ये अलग रहा। हो तो ये चीज तो इसके लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि अगर ये उजागर होता, सबके सामने होता, तो विदेशी आक्रांता जो भारत में आए, और आपको पता है भारत में जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में भारत की जो ऐतिहासिक धरोहरें थी, उन ऐतिहासिक धरोहरों को किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा, है ना। मथुरा में कहा जाता है कि मथुरा में जब कोई एंट्री करता था ना, तो ऐसा लगता था कि शायद मैं कहीं स्वर्ग में आ गया हूँ। महमूद गजनवी के बारे में भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी जब मथुरा पहुंचा था, मथुरा पहुंचकर जब उसने मथुरा को देखा, तो उसने अपने साथियों से कहा कि मैं जिंदा हूं कि मर गया हूँ, है ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा कहीं मैं जन्नत में तो नहीं आ गया, है ना। ये महमूद गजनवी ने कहा था मथुरा को देखने के बाद। और फिर उसने उसको तोड़ा कि भाई जन्नत धरती पर हो नहीं सकती, है ना, तो तोड़ो इसको। तो फिर उसने तोड़ा। भारत के इतिहास में आप पूरी कहानी को समझेंगे। तो हो सकता है कि महमूद गजनवी या इस प्रकार के कोई आक्रांता यहाँ तक पहुंच जाते, तो ये सांची का स्तूप उस अवस्था में होता ही नहीं जिस अवस्था में ये आज मौजूद है। क्योंकि भारत में और भी बहुत सारे स्तूप थे जिनको तोड़ दिया गया, है ना। अमरावती में भी एक स्तूप था जो आज उस अवस्था में नहीं है ना, जिस अवस्था में सांची का स्तूप है ना। तो एक प्रकार से इसका छिपा रहना इसके लिए अच्छा भी रहा, है ना। तो इसकी खोज वर्ष 1818 में जनरल टेलर ने की थी। 1818 में इसकी खोज हुई थी। भोपाल रियासत के अंतर्गत ये एरिया पड़ता था। भोपाल रियासत की जो बेगम थी, उन्होंने बिल्कुल इसके संरक्षण के लिए काम किए। भोपाल रियासत की जो बेगम थी, उन्होंने इसके लिए बिल्कुल एक फंड भी प्रोवाइड किया कि भाई इस एरिया का अच्छे से मरम्मत की जाए, इस एरिया का अच्छे से इस एरिया को अच्छे से मतलब डेवलप किया जाए। आगे चलकर वर्ष 1912 से लेकर 1920 के अंतर्गत, है ना, ये सन भी आप याद रखना। 1912 और 1920 ये एक ऐसा दौर था, है ना। 1912 से लेकर 1920 का एक ऐसा दौर था जिसमें भारत में बहुत सारे पुरातात्विक शोध हुए, या पुरातत्व से रिलेटेड भारत में बहुत सारे काम हुए, है ना। 1912 से 1920 जॉन मार्शल नाम सुना होगा, है ना, जो पुरातत्व विभाग के हेड थे। और उन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा की भी खुदाई हुई थी इसी समय पर। तो 1912 से 1920 के बीच में सांची के स्तूप का पुनरुद्धार किया गया, है ना। मिल तो ये 1818 में गया था, और इसके संरक्षण के लिए काम हुए, लेकिन वैसे काम नहीं हुए जैसे 1912 से 1920 के बीच में हुए। और ऐसा कहा जाता है कि 1912 से 1920 के बीच में जो भोपाल की जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने विशेष रुचि दिखाई थी इस स्तूप के पुनरुद्धार में, है ना। इस स्तूप को के पुनरुद्धार करने में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई थी, और इस स्तूप का जो है पुनरुद्धार करवाया था किसका, 1912 से 1920 में जॉन मार्शल के कार्यकाल में। तो ये भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है वो सुन लो। अगर एग्जामिनर प्रश्न करता है सांची की स्तूप की खोज किसने की, तो आप कहेंगे सांची की स्तूप की खोज की जनरल टेलर ने। अगर एग्जामिनर पूछे कि सांची की स्तूप का पुनरुद्धार किसने करवाया, तो आप कहेंगे जॉन मार्शल ने, है ना। ये दोनों ही फैक्ट्स अलग अलग हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब यदि हम बात करें सांची की स्तूप की ऊंचाई तथा व्यास की, है ना, ये आंकड़ा भी परीक्षा में परीक्षक पूछ सकता है। तो सांची की स्तूप की ऊंचाई है 16.5 मीटर, है ना। और सांची के स्तूप का यदि हम व्यास देखें तो वो है 36.5 मीटर, है ना। तो ये व्यास और जो ऊंचाई है ये आपको याद रखना है। अगर हम फीट में बात करें तो ऊंचाई जो है वो लगभग 54, है ना, लगभग 54 फीट है ना, 54 फीट। और व्यास जो है वो लगभग 120 फीट है ना, कभी ऑप्शन में फीट आ जाए तो, है ना, 120 फीट का व्यास है ना। व्यास समझते हो ना आप किसको बोलते हैं, है ना, ये गोलाई मतलब
ये जो अंडा है ना, इस अंडे का व्यास ऐसा पूरा, और ऊंचाई यहाँ जमीन से लेकर यहाँ हर्मिका के ऊपर छतरी तक, ये जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई कितनी है, तो ये है 16.5 मीटर या 54 फीट, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब अगला प्रश्न जो एग्जाम में बनेगा, सांची की स्तूप की जो हर्मिका है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हर्मिका किसको बोलते हैं, तो सांची के स्तूप की जो हर्मिका है, उस हर्मिका के अंदर क्या रखा हुआ है, उस हर्मिका के अंदर रखा हुआ है महास्तवीर, महामोदगलायन तथा सारीपुत्र की अस्थियां। देखो मैंने कहा था ना, सांची में 3 स्तूप मिले हैं जो प्रमुख है ना, सांची के 3 स्तूप जो है वो मुख्यतः है, बाकी अन्य छोटे छोटे भी मिले हैं। तो सांची में जो मुख्यतः स्तूप मिले हैं, उन मुख्यतः स्तूप में महास्तवीर की, महामोदगलायन की तथा सारीपुत्र की हमें अस्थियां मिली हैं। और ये कौन थे, तो ये महेंद्र व संघमित्रा के अध्यापक थे, है ना। ये जो अ, अ, अस्थियां मिली है ना इनकी, बौद्ध भिक्षुओं की, महास्तवीर, महामोदगलायन और सारीपुत्र की, तो ये संघमित्रा और महेंद्र के गुरु भी थे, उनके अध्यापक भी थे, और इनकी अस्थियों को इन स्तूपों की हर्मिका में रखा गया था। तो अस्थियों को रखा गया था, अर्थात कि ये कैसे स्तूप थे, तो ये शारीरिक स्तूप थे। मतलब अगर एग्जामिनर प्रश्न करें आपसे कि सांची का स्तूप किस प्रकार का स्तूप है, आपका उत्तर हो जाएगा शारीरिक स्तूप, क्योंकि जिस स्तूप की हर्मिका में अगर शरीर से संबंधित अंगों को, शरीर से संबंधित अस्थियों को, या किसी बौद्ध भिक्षु की या स्वयं महात्मा बुद्ध की अस्थियों को रखा गया हो, तो वो शारीरिक स्तूप कहलाता है। तो सांची का स्तूप कैसा स्तूप है, आपका उत्तर हो जाएगा शारीरिक स्तूप, है ना। सांची का स्तूप कैसा है स्टूडेंट, आप जवाब देंगे सांची का जो स्तूप है वह शारीरिक स्तूप है। ठीक है, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सांची का स्तूप है ना स्टूडेंट, आप यहां पर देखें तो यहाँ पर 3 मेधियां बनी हुई हैं, एक मेधी, 2 मेधी और एक यहाँ ऊपर की साइड बनी हुई मेधी, 3 मेधी। तो इसमें 3 मेधियां बनी हुई हैं। सांची का जो महान स्तूप है, जो सांची का महास्तूप है, उस महास्तूप की 3 मेधियां हैं, है ना। कितनी मेधियां हैं, 3 मेधियां हैं, जिस कारण सांची के स्तूप को त्रिमेधी स्तूप भी बोलते हैं, है ना। सांची के स्तूप को इस कारण क्या बोला जाता है स्टूडेंट, त्रिमेधी स्तूप। तो अब मान लो एग्जामिनर आपसे प्रश्न कर ले कि कि मध्य प्रदेश के किस स्तूप को त्रिमेधी स्तूप भी कहा जाता है ना, और ऑप्शन दे देगा वो बहुत सारे कि कांचनवन स्तूप, या भरहूत का स्तूप, है ना, या सतधारा स्तूप, है ना, इस टाइप से ऑप्शन दे दिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा सांची का स्तूप, है ना। सांची के स्तूप को त्रिमेधी स्तूप बोलते हैं, क्योंकि इस स्तूप की 3 मेधियां हैं, है ना, और उन मेधियों के बीच में जो एरिया है वो है प्रदक्षिणा पथ। तो सांची के स्तूप के 2 प्रदक्षिणा पथ और 3 मेधियां हैं, जिसके कारण इसको त्रिमेधी स्तूप बोला जाता है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जामिनर परीक्षा में पूछ सकता है ना, कि सांची के स्तूप को त्रिमेधी स्तूप बोला जाता है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब देखो और भी फैक्ट्स पर बात करते हैं। इसमें कुल 4 तोरण द्वार है ना। सांची के स्तूप के कुल कितने तोरण द्वार हैं, एग्जामिनर ने प्रश्न किया, आपका उत्तर हो जाएगा 4। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, कि 4 तोरण द्वार हैं सांची के स्तूप के चारों ओर, है ना। यहाँ फोटो में भी आप देख सकते हो, है ना, ये 4 तोरण द्वार है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो आपको फ्रंट दिख रहा है, ये तोरण द्वार ही है ना। ये जो आपको फ्रंट पर दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये तोरण द्वार है। सांची की स्तूप के इस प्रकार के 4 तोरण द्वार हैं, चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार हैं सांची के स्तूप के। ये बोर्ड पर आप यहाँ ये तोरण द्वार देख सकते हो, ये सांची की स्तूप का तोरण द्वार है। तो एग्जामिनर अगर प्रश्न करे सांची की स्तूप के कितने तोरण द्वार हैं, आपका उत्तर हो जाएगा 4 तोरण द्वार हैं सांची के स्तूप के। कितनी ऊंचाई है, तो 34 फीट, है ना। सांची के स्तूप के तोरण द्वारों की ऊंचाई कितनी है, 34 फीट। तथा सबसे प्रमुख तोरण द्वार जो है वो दक्षिणी द्वार है, और सबसे अच्छी अवस्था में जो तोरण द्वार है वो उत्तरी तोरण द्वार है। मतलब सबसे प्रमुख मतलब जो मेन था, है ना, जहां से सब एंट्री होती थी, है ना, वो दक्षिणी तोरण द्वार था। अगर आपको स्तूप में जाना हो तो एंट्री होती थी दक्षिणी तोरण द्वार से। हालांकि आप अन्य तोरण द्वारों से भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन जो मेन मेन गेट तो एक ही होता है ना, घर में भले 10 गेट हो, लेकिन मेन गेट एक ही होता है। उसी प्रकार से 4 तोरण द्वार थे, लेकिन जो मेन था वो था दक्षिणी। और आज इन चारों में से जो सबसे अच्छी अवस्था में मौजूद है वह है उत्तरी तोरण द्वार, है ना, जो सबसे
अच्छी अवस्था में मौजूद हैं वर्तमान में। ठीक है, अब ये जो दक्षिणी तोरण द्वार है, इस पर गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित एक लेख प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, जिस प्रकार का के पेपर आजकल पीएससी बना रहा है, उस प्रकार के पेपर में ये फैक्ट सटीक बैठता है ना। एग्जामिनर पूछेगा सांची के स्तूप के किस तोरण द्वार पर गौतमीपुत्र सातकर्णी का एक लेख मिला है, तो आप कहेंगे दक्षिणी तोरण द्वार। या ऐसा भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में किस स्तूप पर या किस स्तूप के वहां सात गौतमीपुत्र सातकर्णी का लेख मिला है, आपका उत्तर हो जाएगा सांची का स्तूप। ठीक है, तोरण द्वार पर, अब ये जो तोरण द्वार है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो तोरण द्वार है, अब देखो इसमें बहुत सारी नक्काशी की गई है ना, तोरण द्वार पर बहुत सारी डिजाइन बनी हुई है ना। तो इन तोरण द्वारों पर आखिर में क्या बनाया है ना, क्या चीजें बनी हुई है इन तोरण द्वारों पर। तो तोरण द्वार पर मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 29 घटनाओं को दर्शाया गया है ना, और जिसमें 2 प्रदक्षिणा पद भी हैं, किसमें, सांची के स्तूप में, है ना। तो तोरण द्वार पर हाँ, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है ना। जब उन्होंने गृह त्याग किया, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, है ना, इन सारी ही घटनाओं को, मतलब उनके जीवन से संबंधित 29 घटनाओं को इन तोरण द्वारों पर दर्शाया गया है। मुख्य द्वार पर गुप्त काल में निर्मित बौद्ध प्रतिमाएं हैं, है ना। जो सांची की स्तूप का जो दक्षिणी तोरण द्वार है, उस तोरण द्वार पर कुछ बौद्ध प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो कि संभवतः गुप्त काल में बनी थी। रेलिंग का निर्माण शुंग काल में हुआ है। अब ये फैक्ट कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है और पूछा गया है कि सांची के स्तूप की रेलिंग किस काल में बनी थी। तो सांची की स्तूप की जो रेलिंग है, ये शुंग काल में बनी थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इतिहास की। क्यों इतिहास की इंपॉर्टेंट बात हो जाती है? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग, ऐसा कहा जाता है कि उसने भारत में, उस पुष्यमित्र शुंग ने जितने स्तूप तोड़े, उतने अन्य किसी ने नहीं तोड़े। मतलब एक प्रकार से उसने बौद्ध धर्म को भारत से, जो बौद्ध धर्म भारत में बढ़ रहा था, उस बढ़ते प्रभाव को रोकने का काम किया था पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। तो मतलब शुंग वंश के शासकों को, जो कि बौद्ध विरोधी माना जाता है, लेकिन सांची का स्तूप ये प्रमाण देता है कि शुंग वंशी शासकों के समय यहाँ पर ये रेलिंग बनी थी, है ना। मतलब यहाँ पर भी अब कंफ्यूजन है कि क्या सच में शुंगवंशी शासक बौद्ध विरोधी थे, या शुरुआत में वो बौद्ध धर्म के विरोधी रहे, लेकिन अंततः या धीरे धीरे वो इसके प्रशंसक या सर्वधर्म स्वभाव वाली उनमें बातें आ गई, है ना। तो ये इतिहास की एक मोस्ट इंपोर्टेंट घटना है, इसलिए कई बार परीक्षा में आती है ना। इसलिए ये फैक्ट कई बार परीक्षा में आता है कि सांची के स्तूप की रेलिंग किसने बनवाई थी, तो वो शुंग काल में बनी थी। सांची के स्तूप पर कुछ लेख लिखे हुए हैं, है ना, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और सांची को वर्ष 1989 में विश्व धरोहर सूची, है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था 1989 में। और ये भारत का 19वां तथा मध्य प्रदेश का दूसरा स्थल था। मध्य प्रदेश का पहला स्थल था खजुराहो, और दूसरा स्थल था 1989 में शामिल हुआ था सांची। खजुराहो शामिल हुआ था 1986 में, भीमबेटका शामिल हुआ था 2003 में। इन तीनों ही स्थलों के सन एग्जामिनर पूछता है। चलिए, और सांची की स्तूप की आकृति 200 के नोट पर भी अंकित है ना। तो ये सारे फैक्ट्स सांची के स्तूप से रिलेटेड जो एग्जामिनर अक्सर परीक्षा में पूछता है, जो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ से प्रश्न जब भी परीक्षक पूछेगा, आपको उन प्रश्नों का अच्छे से सटीक जवाब देना है, और एक प्रश्न भी, एक फैक्ट भी आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सांची की स्तूप से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें हुई, प्रमुख फैक्ट हुए। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। मैं चाहूँ तो अभी तक हमने जितना पढ़ा ना, जैसे कम से कम 25 से 30 प्रश्न बना सकता हूँ, है ना। अभी तक सांची की स्तूप के बारे में हमने जितना पढ़ा, 25 से 30 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। खोज किसने की, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ, किस जिले में है, किस नदी के तट पर है, कितने तोरण द्वार हैं, त्रिमेदी है तो मतलब कितनी मेदियां हैं, है ना। और किससे बना है, तो ईंटों से बना है ना। एक चीज और आप याद रखना, यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बोल रहा हूँ, सांची की स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है। जो बीच में जो अंडा आकार है ना, उसके चारों तरफ ईंटें लगी हुई है। सांची की स्तूप का निर्माण किससे हुआ है, ईंटों से, है ना। और ये जो तोरण द्वार है ना, ये बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी, तो वो भी आपको
तैयार रहना है उन प्रश्नों के लिए, ठीक है। तो कई सारे प्रश्न जो है सांची के स्तूप से एग्जामिनर पूछ सकता है, और आपको जो है उन प्रश्नों के लिए उन प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर करना है इन फैक्ट्स के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ये सांची का स्तूप हमारा कंप्लीट हुआ, और मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे इन प्रश्नों का जवाब देने में। अब ये सांची का एक स्तूप हुआ, है ना, जो सांची से मिला। सांची से कई सारे स्तूप मिले, प्रमुख 3 मिले, है ना, और उन प्रमुख 3 में से हमने सिर्फ एक स्तूप को पढ़ा जिसे सांची का महास्तूप हम बोलते हैं। अब इसके अलावा मध्य प्रदेश में अन्य और भी स्थानों से स्तूप मिले हैं जो कि मौर्य काल में बने थे, है ना, मौर्य काल में बने और भी स्तूप मिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में, है ना, हमारे मध्य प्रदेश में मौर्य काल में बने और भी स्तूप मिले हैं। देखो स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, है ना, मतलब मौर्य काल से रिलेटेड स्तूप ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें सांची में ही मिला हो, सांची के अलावा भी अन्य स्थलों पर भी मिले हैं। जैसे वेश्य टेकरी में, वेश्य टेकरी स्तूप कहाँ है? उज्जैन में। अब ये वेश्य टेकरी स्तूप के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अशोक की जो पत्नी थी, है ना, महादेवी, तो अशोक ने उसी के समय इस स्तूप का निर्माण हुआ था, है ना, और उस वेश्य कन्या के नाम पर ही इस स्तूप का या इस एरिया का नाम वेश्य टेकरी पड़ा। तो वेश्य टेकरी स्तूप कहाँ है? उज्जैन में। एक है भोजपुर स्तूप, जो कि कहाँ है स्टूडेंट? तो भोजपुर स्तूप कहाँ है? रायसेन में, है ना। अब इस भोजपुर स्तूप में यहाँ पर 37 स्तूप मिले हैं, है ना। जैसे सांची में 3 प्रमुख और अन्य छोटे छोटे स्तूप मिले हैं ना, वैसे ही इस भोजपुर स्तूप, जो कि सांची के पास में ही है, रायसेन में जिले में ही है, तो यहाँ से 37 स्तूपों के अवशेष मिले हैं, है ना, 37 स्तूपों के अवशेष मिले हैं भोजपुर से। उसके बाद जो आता है वह आता है सतधारा स्तूप, है ना। सतधारा स्तूप जो है ये कहाँ पर है? तो सतधारा स्तूप भी है रायसेन में, और यहाँ से भी जो सारिपुत्र और महामोद गलायन थे उनकी अस्थियों के अवशेष यहाँ से भी मिले हैं, है ना। तो सतधारा स्तूप रायसेन में। नेक्स्ट आता है देऊर कोठार स्तूप, कहाँ है? आपको उत्तर हो जाएगा रीवा, है ना, ये लोकेशन एग्जामिनर पूछेगा। देऊर कोठार स्तूप स्तूप कहाँ है? सतधारा स्तूप कहाँ है ना, इस टाइप के प्रश्न होंगे। तो देऊर कोठार स्तूप कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा देऊर कोठार स्तूप जो है वह कहाँ है? आपका उत्तर होगा देऊर कोठार स्तूप जो है वह है रीवा जिले में। और इस देऊर कोठार स्तूप के पास में अन्य और भी 50 स्तूपों के अवशेष मिले हैं, है ना, 50 और स्तूपों के यहाँ से अवशेष मिले हैं, है ना, कहाँ से? देऊर कोठार से, है ना। रीवा जिले की जो तहसील है त्योंथर, उस त्योंथर तहसील से मिला है। एक है अंधेर का स्तूप, जो कहाँ, अंधेर का स्तूप कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा विदिशा, है ना। अंधेर का स्तूप आपका उत्तर होगा विदिशा, है ना। और यहाँ से भी 3 स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना, 3 स्तूपों के अवशेष मिले हैं अंधेर से। नेक्स्ट है सोनारी स्तूप, है ना, ये सांची रायसेन में ही है ना, सोनारी स्तूप। सोनारी स्तूप थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक फैक्ट यहाँ से बन सकता है ना। सांची के ही पास में है सोनारी स्तूप, है ना, जो कि रायसेन जिले में ही है। और यहाँ से फैक्ट जो परीक्षा में है वो ये बन सकता है कि इस स्तूप से क्या मिला। तो इस स्तूप की जो हर्मिका है स्टूडेंट, है ना, अब स्तूप की हर्मिका क्या होती है वो आप सबको पता है। जो इस स्तूप की हर्मिका है, सोनारी स्तूप की जो हर्मिका है, इस हर्मिका के अंदर एक दांत मिला है ना, एक अस्थि मिली है, मतलब एक दांत मिला है। और वो दांत किसका है? महात्मा बुद्ध का। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि महात्मा बुद्ध ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो उनके शरीर के अंगों को उनके शिष्यों में बांट कर उन अंगों पर अलग अलग जगह पर स्तूप बनाए गए थे। तो उन शरीर के जब अंगों का बंटवारा हुआ था तो उसमें सोनारी के हिस्से स्तूप दांत आया था, और उस दांत पर ये स्तूप बना था, है ना? मतलब इस स्तूप की हर्मिका में एक दांत रखा हुआ है, और वो दांत महात्मा बुद्ध का बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध का वो दांत है। ठीक है, तो सोनार स्तूप रायसेन में है ना, जो जिसकी हर्मिका में महात्मा बुद्ध का दांत है। तो अब यही प्रश्न परीक्षा में हो सकता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बने स्तूप में महात्मा बुद्ध का दांत रखा हुआ है या दांत रखा हुआ था। तो आपका उत्तर हो जाएगा सोनारी स्तूप, है ना, सोने का दांत, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप कहाँ है? तो भरहुत का स्तूप जो है वो सतना। नेक्स्ट यदि हम बात करें नावदा टोली स्तूप, है ना, जो कहाँ है? तो नावदा टोली स्तूप है खरगोन में। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, है ना, नावदा टोली स्तूप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप सुन लो। नावदा टोली जो है ये
ताम्रपाषाणकालीन स्थल भी है ना, आपको पता ही होगा। हमने जब ताम्रपाषाण काल पढ़ा था वहां पर मैंने आपको बताया था है ना कि नावदा टोली जो है ये यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन अ, स्थल मिले हैं है ना, और यहाँ से बौद्धकालीन स्थल अर्थात कि यहाँ से स्तूप भी, स्तूपों की भी प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो तुमेन का स्तूप है ना, तुमेन का स्तूप कहाँ है? तो तुमेन का स्तूप जो है यह है गुना में, है ना। ऐसा कहा जाता है ये तुमेन जो था ना ये प्राचीन का तुम्ब वन था, है ना। प्राचीन में एक स्थान था जिसका उल्लेख कई सारे बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। इस स्थल का नाम था तुम्ब वन। तो ये तुम्ब वन है ना। तुम्ब वन जो था ना ये विदिशा और मथुरा के मार्ग पर स्थित था, और आज वर्तमान में विदिशा और मथुरा के बीच में पड़ता है तुमेन। तो लोग बोलते हैं कि उस समय का तुम्ब वन ही आज का तुमेन है, और तुमेन स्तूप कहाँ है? तो ये गुना में है ना। तो तुमेन स्तूप कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा गुना, है ना। और यहाँ से भी 3 स्तूप प्राप्त हुए हैं बौद्ध काल के। उसके बाद आता है कसरावत स्तूप, है ना। कसरावत स्तूप में ये इतबरडी नामक, है ना, इतबरडी टीला, है ना, याद रखिएगा इतबरडी, इतबरडी टीला, है ना। कभी कभी एग्जामिनर यूं ही पूछ लेता कि इतबरडी टीला स्तूप कहाँ है? तो खरगोन में, है ना। कसरावत स्तूप खरगोन में। यहाँ से 11 स्तूपों के अवशेष मिले हैं। कसरावत इतबरडी टीले के यहाँ 11 स्तूपों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद आता है कारी तलाई, है ना। तो कारी तलाई स्तूप की यदि हम बात करें, है ना, तो ये कटनी में है ना, कारी तलाई स्तूप। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मवई स्तूप, है ना, ये मंडला में है। और पनगुडरिया स्तूप जो कि सीहोर में है ना। पनगुडरिया स्तूप जो है कहाँ पर है स्टूडेंट? सीहोर में है। ठीक है, तो ये कुछ स्तूपों, कुछ अन्य स्तूप हुए, है ना, जो हमारे मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, है ना, जो हमारे मध्य प्रदेश में मिले हैं, और जहां से एग्जामिनर जो है परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, तो वो मैंने आपको बताया, है ना। ये स्तूप हुए, सारे के सारे मौर्य काल में बने हुए हैं, सारे के सारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब स्तूपों के अलावा, है ना, ये तो स्तूपों की बात हुई, ये कुछ मैंने आपको 13-14 स्तूप यहाँ पर बताए, उनके लोकेशन और स्तूपों के बारे में बताया। अब स्तूपों के अतिरिक्त जो और भी कुछ मिला, वो मिला विहार, है ना। विहार किसको बोलते हैं? जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, है ना। स्तूप जैसे कई मंदिर वगैरह होते हैं, तो मंदिरों के वहाँ गुरुकुल वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर जो पुजारी लोग वगैरह हैं, जो ब्राह्मण लोग वगैरह हैं, जो ऋषि महात्मा है वो वहाँ रहते हैं, वहाँ पर अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। उसी प्रकार से इन बौद्ध स्तूपों के पास में ही या बौद्ध स्तूपों से कहीं दूर कहीं पर बौद्ध विहार बने होते थे, जहां पर बड़ी मात्रा में बौद्ध भिक्षु जो हैं वो रहते थे, है ना। तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे विहार मिले हैं, है ना। मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे विहार मिले हैं। अगर हम कुछ प्रमुख विहारों की बात करें, है ना, अगर हम कुछ प्रमुख विहारों की बात करें, तो सबसे पहला विहार जो है वह है कांचन वन विहार, जो कि उज्जैन में है ना। कौन सा विहार है? कांचन वन विहार। और ये कांचन वन आप याद करो, जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, जब मैंने आपको अवंती महाजनपद पढ़ाया था, वहां पर इस कांचन वन विहार के बारे में भी मैंने आपको वहां पर थोड़ा बताया था, है ना। तो वो उसी समय का ये विहार था जो मौर्यों के समय और डेवलप हुआ। तो कांचन वन विहार, है ना, ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। मौर्य काल में ये बहुत ज्यादा डेवलप किया गया, लेकिन ये गोपाल माता ने बनाया था, है ना। अब गोपाल माता कौन थी आप सब जानते हैं, है ना। चंड प्रद्योत की पत्नी थी गोपाल माता, है ना, जो बौद्ध भिक्षुणी हो गई थी। ये गोपाल माता ने बनाया था। मौर्य काल में ये बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। एक विहार सांची से भी मिला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सांची विहार, है ना। इस लिस्ट में नहीं है, मैं अलग से लिख रहा हूँ, है ना। सांची विहार, एक विहार जो है वो सांची में भी मिला है, सांची के स्तूप में, है ना। ऐसा कहा जाता है कि सांची में बहुत सारे विहार थे, है ना, बहुत सारे विहार थे। उन विहारों में एक विहार था, है ना, जो अ, जिसमें लगभग 22 कमरे बने हुए थे, है ना। सांची में जो विहार मिला है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें 22 कोठरियां थी, है ना, 22 कोठरियां थी इस सांची के विहार में। और जो अशोक की पत्नी थी महादेवी, जब वो बौद्ध भिक्षुणी हो गई थी तो वो इसी सांची विहार में रहती थी। महादेवी बौद्ध भिक्षुणी बनने के बाद इसी सांची विहार में रहती थी। और महेंद्र और संघमित्रा जब श्रीलंका गए थे, तो श्रीलंका जाने से पहले वो अपनी माता महादेवी से मिलने आए थे, और वो 2 महीने अपनी माता महादेवी के पास रुके थे।
है ना। और उस समय महादेवी इसी सांची विहार में थी और महेंद्र और संघमित्रा इसी सांची विहार में अपनी माता के पास 2 महीने रुके थे और यहीं से फिर वो श्रीलंका गए थे, है ना। अशोक मगध का उस समय राजा था। अशोक की पत्नी महादेवी सांची विहार में थी। महेंद्र संघमित्रा जो कि श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो यहीं पर महादेवी के पास 2 महीने वो रुके थे, है ना। कहाँ पर? सांची विहार में, है ना। ये फैक्ट भी हमें पता चलता है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बात करें तो बायन व तालपुरा विहार, है ना, ये कहाँ है? सीहोर में, है ना। बायन व तालपुरा विहार, है ना, ये कहाँ है? सीहोर में। नेक्स्ट मिलता है भानपुरा विहार या भानपुर विहार, ये कहाँ है? उमरिया में। एक है राजापुरा विहार, ये कहाँ है? शिवपुरी में। एक और स्थान पर विहार मिलता है पनगडुरिया, है ना। पनगडुरिया जो है ना सीहोर में, ये बायन तालपुरा पनगडुरिया ये पास पास में ही है ना। तो पनगडुरिया में भी विहार मिलता है ना। पनगडुरिया विहार जो कि कहाँ पर है? ये है सीहोर में। अब पनगडुरिया या पान गुडारिया के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो एक बात को आप देखिएगा और समझिएगा। पनगडुरिया विहार जो है, यहाँ से एक अभिलेख मिला है इस विहार में, है ना। अभिलेख क्या होता है आगे अपन अभी बात करेंगे। अभिलेख मतलब पत्थर पर कुछ बातों को उत्कीर्ण किया जाता था, कुछ आदेश हो गया, कुछ संदेश हो गया, उन्हें पत्थर पर उत्कीर्ण कर दिया जाता था। जनरली उन्हें अभिलेख शिलालेख बोलते हैं। हालांकि अभिलेख शिलालेख में भी अंतर होता है, भारत के इतिहास में बात करेंगे। अभी टॉपिक हमारा दूसरा है। तो जो अभिलेख, एक अशोक का अभिलेख मिला है इस पान गडुरिया विहार से, है ना। ये जो पान गुडरिया विहार है सीहोर का, इस विहार में एक अशोक का अभिलेख मिला है। जिस अभिलेख में अशोक ये कह रहा है ना, जिस अभिलेख में अशोक ये कह रहा है, यहाँ का जो राज्यपाल कुमार था, मतलब अशोक ये कह रहा है कि भाई सीहोर वाले क्षेत्र का तो जो प्रशासक था उसका नाम था संब, है ना। ये नाम याद रखेगा, उसका नाम था संब। तो इस संब को संबोधित करते हुए अशोक कह रहा है, भाई बौद्ध भिक्षुओं का तुम्हें ध्यान रखना है, बौद्ध भिक्षुओं की तुम्हें भली भांति देखभाल करना है। मतलब इस संब को आदेश दिया था अशोक ने, है ना। वो अभिलेख इस पानगुडुरिया विहार से मिला है ना। इस पानगुडुरिया विहार में एक अभिलेख मिला है जिसमें अशोक का आदेश लिखा हुआ है। और अशोक जो है यहाँ के स्थानीय शासक संब को ये आदेश दे रहा है कि वो बौद्ध भिक्षुओं का भली भांति बौद्ध भिक्षुओं का भली भांति पालन करे, है ना। ये बात अशोक कह रहा है, वह अभिलेख मिला है पानगुडरिया विहार से, है ना। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आजकल तो एमपीपीएससी प्रकार के फैक्ट्स पूछ रहा है ना। तो पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एक ऐसा अभिलेख मिला है जिसमें अशोक द्वारा वहां के स्थानीय शासक शंभ को यह आदेश दिया गया कि वह बौद्ध भिक्षुओं का भली भांति पालन करें या बौद्ध भिक्षुओं का पालन करें, है ना। इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में हो सकता है कि बौद्ध भिक्षुओं की भली भांति देखभाल करे, तो आपका उत्तर हो जाएगा पनगडुरिया बिहार या फिर सीहोर से, है ना। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब देखो स्टूडेंट, हमारे मध्य प्रदेश से हमें कुछ स्तंभ भी मिले हैं, है ना। जैसे सांची से स्तंभ मिला है, उज्जैन से स्तंभ मिला है, देऊर कोठार से भी स्तंभ मिला है ना। देऊर कोठार कहाँ है? ये यहाँ पर है ना। कहाँ गया? ये रहा देऊर कोठार रीवा, है ना। तो देऊर कोठार, उज्जैन और सांची, इन स्थानों से स्तंभ मिले हैं, अशोक स्तंभ, है ना। जानते हो ना अशोक स्तंभ किसको बोलते हैं, है ना। अशोक स्तंभ तो हमारे यहाँ थंबनेल पर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये देख सकते हैं आप अशोक स्तंभ, है ना। अशोक स्तंभ आप सब जानते हैं, इसलिए मैं उसका फोटो आपको वहां दिखाया नहीं, जनरल है, सबको पता ही है ना। कोई नहीं ऐसा होगा जो नहीं जानता है अशोक स्तंभ के बारे में। तो इस प्रकार के स्तंभ मिले हैं इन स्थानों पर, है ना। मध्य प्रदेश के सांची में, उज्जैन में और देऊर कोठार में स्तंभ मिले हैं, अशोक स्तंभ। अब ये अशोक स्तंभ किस पत्थर के बने हुए मिले हैं मध्य प्रदेश में, ये परीक्षा के लिए प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में जो अशोक द्वारा बनाए गए अशोक स्तंभ मिले हैं, वो अशोक स्तंभ कौन से पत्थर के थे? चूना पत्थर के, बलुआ पत्थर के, है ना, संगमरमर के, है ना। इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं।
ये जो अशोक स्तंभ बने थे, मतलब मध्य प्रदेश से जितने भी अशोक स्तंभ मिले हैं वो सारे के सारे बलुआ पत्थर के बने मिले, है ना। कौन सा पत्थर? पॉलिश युक्त बलुआ पत्थर, है ना। बलुआ पत्थर पॉलिश युक्त, है ना। तो याद रखेगा, बलुए पत्थर से निर्मित ये जो है स्तंभ मिले हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश से, है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अ, शायद आप में से बहुत कम लोगों की पता हो आज तक, और हो सकता है कि आगे भविष्य की परीक्षाओं में वो पूछी जाए। अशोक का स्तंभ सब जानते हैं, सबको ये भी पता है कि अशोक के स्तंभ के ऊपर शीर्ष पर, अशोक का जो स्तंभ है उस स्तंभ के शीर्ष पर शेर बैठे हुए हैं, है ना। अभी मैंने आपको फोटो भी दिखाया था। अब अशोक के कुछ ऐसे स्तंभ भी मिले हैं, उन स्तंभों में शीर्ष पर शेर नहीं है, शीर्ष पर या तो हाथी है या फिर बेल है, अर्थात कि वृषभ है। तो अशोक के मध्य प्रदेश में ऐसे स्तंभ भी मिले हैं। देखो, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के मध्य प्रदेश में ऐसे स्तंभ भी मिले हैं जिन स्तंभों के शीर्ष पर, है ना, जैसे स्तंभ के शीर्ष पर अभी हमने शेर देखे, स्तंभ के शीर्ष पर ऐसे शेर बैठे हुए हैं, लेकिन इन स्तंभों के शीर्ष पर या तो हाथी है या फिर वृषभ है, वृषभ अर्थात की बेल। इस हाथी वाले इस स्तंभ को बोलते हैं हस्ती, है ना, हस्ती स्तंभ, क्योंकि संस्कृत में हाथी को हस्ती कहा जाता है ना। संस्कृत में हाथी को हस्ती कहते हैं और बेल को संस्कृत में कहते हैं वृषभ। वृषभ स्तंभ और हस्ती स्तंभ भी मिले हैं अशोक के। अब प्रश्न कैसा हो सकता है उसे सुनिएगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अशोक का हस्ती स्तंभ मिला है? हस्ती स्तंभ मतलब जिस स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बैठा हुआ है। जनरली स्तंभ के शीर्ष पर अशोक के ऐसे स्तंभ मिले हैं जिन स्तंभों के शीर्ष पर शेर बैठे हुए हैं, लेकिन अशोक के कुछ ऐसे स्तंभ भी मिले हैं मध्य प्रदेश में जिन स्तंभ के शीर्ष भाग पर शेर नहीं, हाथी या बेल बैठा हुआ है, हाथी या वृषभ बैठा हुआ है ना। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि मध्य प्रदेश में अशोक का हस्ती स्तंभ कहाँ मिला, तो वो मिला उज्जैन में। और वृषभ स्तंभ कहाँ मिला, तो ये भी मिला उज्जैन में, है ना। ये वीएस वाकड़कर को मिला था, वीएस वाकड़कर ने इसको खोजा था, अशोक के वृषभ स्तंभ को, है ना। और एक हस्ती स्तंभ भी जो है वो अशोक अशोक का उज्जैन से ही मिला है। तो हस्ती स्तंभ भी उज्जैन से ही मिला है, वृषभ स्तंभ भी उज्जैन से ही मिला है, क्योंकि उज्जैन का राज्यपाल था अशोक। मतलब एक बात समझ में आती है कि ये अशोक जो स्तंभ बना रहा, मतलब अशोक के काल में जो स्तंभ बने हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि अशोक जब बौद्ध अनुयायी हुआ उसके बाद ही उसके दिमाग में या उसके मन में या उसने या उसके पास ये कला पहुंची, है ना, कि ऐसे स्तंभ में बना लूं। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले भी शायद, है ना, ये अनुमान है कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले भी शायद इन स्तंभों के निर्माण में लगता था। ने उज्जैन में ऐसे हस्ती स्तंभ और ऐसे वृषभ स्तंभ बनाए। ये वृषभ स्तंभ मिला वीएस वाकड़कर को कि वृषभ जो है भगवान शिव का वाहन माना जाता है, इनके एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया शिवलिंग के सामने, है ना, कि शिव का वाहन है। ये किस धर्म से संबंधित होगा, तो हिंदू बनकर स्थापित कर दिया। तो बहुत सारे इतिहासकार ये बात बोलते हैं कि अशोक जब बौद्ध अनुयायी हुआ तो फिर उसने इन स्तंभों का रूप कन्वर्ट कर दिया शेर वालों में, है ना, क्योंकि शेर की दहाड़ है तो वो भगवान बुद्ध से रिलेटेड माना जाता है। आप भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, है ना। तो फिर वहां पर उसने उन शेरों को बिठाया, या जो स्तंभ का शीर्ष है, अब वहां पर हस्ती और वृषभ की जगह शेर आ गए, है ना, सिंह आ गए। तो कुछ इतिहासकार इस टाइप से भी एक अनुमान लगाते हैं, है ना। अब क्या सच्चाई है वो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि हस्ती स्तंभ और वृषभ स्तंभ जिन से मिले हैं, है ना। तो एग्जाम में ये प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ सकता है। और जितने भी स्तंभ मिले हैं, है ना, अच्छे से सुनिएगा, जितने भी स्तंभ मिले हैं वो सारे के सारे बलुआ पत्थर के ही मिले हैं, है ना। और देऊर कोठार से भी मिले हैं स्तंभ, उज्जैन से भी स्तंभ मिले हैं, और सांची से भी अशोक के स्तंभ मिले हैं, लेकिन उज्जैन से जो स्तंभ मिले हैं वो हाथी और वृषभ वाले मिले हैं। अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। चलिए, अब देखो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की या शिलालेखों की। मध्य प्रदेश में अशोक या मौर्य काल में बनी
चौथी वास्तुकला, एक वास्तुकला हमने देखी विहार, एक वास्तुकला देखी हमने स्तूप, एक वास्तुकला देखी हमने स्तंभ लेख, है ना, या स्तंभ। अब हम बात कर रहे हैं शिलालेख अभिलेखों की। मध्य प्रदेश में कहां कहां पर अशोक या मौर्य काल से रिलेटेड अभिलेख मिले हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वह है गुर्जरा अभिलेख, है ना। सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख मौर्य काल का जो हमारे प्रदेश में मिला है वह है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा कहाँ है? तो ये है दतिया में, सिद्धों की टोरिया नामक पहाड़ी पर स्थित है ना, सिद्धों की टोरिया नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1924 में लालचंद्र शर्मा ने की थी, और ये भी बलुआ पत्थर से निर्मित एक लघु शिलालेख है। इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक तथा 256 दिन की धम्म यात्रा का वर्णन है। अगर एग्जामिनर पूछे कि मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, आप कहेंगे गुर्जरा अभिलेख। या मध्य प्रदेश के किस अभिलेख या शिलालेख में अशोक की 256 दिनों की धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है, आप कहेंगे गुर्जरा अभिलेख। और ये अभिलेख जो लिखा है ना, ये 5 पंक्तियों में है और ब्राह्मी लिपि में है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी कि अशोक का गुर्जरा अभिलेख 5 पंक्ति वाला अभिलेख है। मतलब जो भी बातें लिखी है ना वो 5 पंक्ति में लिखी है और ब्राह्मी लिपि में है ना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है रूपनाथ अभिलेख। ये कटनी में है। इसकी खोज जनरल ऑटेल ने की थी, और यह अभिलेख राजा के धर्मादेश से संबंधित है ना। इस अभिलेख में राजा ने कुछ धर्मादेश दिए हैं, है ना, जो यहाँ पर इस अभिलेख में उल्लेख है। अब देखो एक बात और बता दूं, बहुत सारी बुक्स में रूपनाथ अभिलेख को जबलपुर जिले में भी बताया गया है ना, या बहुत सारे यही पढ़ते हैं रूपनाथ अभिलेख जबलपुर जिले में। तो ये सत्य भी है, क्योंकि रूपनाथ अभिलेख जबलपुर जिले में ही मिला था, लेकिन उस समय कटनी जबलपुर का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना। कटनी जो था वो जबलपुर का ही हिस्सा था। वर्तमान में जबलपुर से कटनी अलग होने के बाद ये कटनी जिले में है ना। चलिए, तारा मारो अभिलेख ये कहाँ है? तो देखो, तारा मारो अभिलेख की बात करें, है ना, तो तारा मारो अभिलेख जो है ना, ये शहडोल में है ना। और सारू मारू, है ना, सारू मारू गुफाएं या सारू मारू, ये सीहोर में है ना। थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन दूर करना, सारो मारो और सारू मारू। सारू मारू कहाँ है? ये सीहोर में है। अगर एग्जामिनर सारू मारू पूछे, पनगुडुरिया कहाँ है? ये सीहोर में है। कसरावद अभिलेख कहाँ मिला? खरगोन में। सांची अभिलेख रायसेन में, खरवई अभिलेख रायसेन में, और मेन्यापुर अभिलेख ये सीहोर में। ये कुछ अन्य अभिलेख हैं जो अशोक के हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, है ना। और इन अभिलेखों से रिलेटेड जो एग्जामिनर प्रश्न कर सकता है तो इनकी लोकेशन से रिलेटेड ही प्रश्न होगा, है ना। इनकी लोकेशन ही पूछता है एग्जामिनर जनरली। इन अभिलेखों की दो महत्वपूर्ण है, एक रूपनाथ अभिलेख और एक गुर्जरा अभिलेख, जहां से थोड़ा डीपली प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है। ठीक है, ये अशोक या हम यूं कहें मौर्य काल से रिलेटेड तो निर्माण हमारे प्रदेश में हुए, है ना। मौर्य काल में जो हमारे प्रदेश में निर्माण हुए, उन निर्माणों को हमने देखा, उन निर्माणों को हमने जाना, है ना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न ये कई बार आया हुआ है ना, कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिला, है ना। तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा गुर्जरा अभिलेख, है ना। इस टाइप के प्रश्न कई बार परीक्षा में आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप बताइए, पूछिए, है ना। और हमने पूरी कोशिश की है मौर्य वास्तुकला से रिलेटेड हर एंगल पर बात करने की। हमने मौर्य वास्तुकला से रिलेटेड लगभग लगभग हर एंगल पर बात की जो परीक्षा में जनरली जाती है। मौर्य काल से संबंधित बहुत सारे सिक्के भी हमारे प्रदेश से मिले हैं, है ना, जिन सिक्कों पर एक तरफ अवंती चित्त बना होता था और उस टकसाल का नाम लिखा होता था जहां पर वो सिक्के बने। मौर्य काल के समय कहाँ कहाँ टकसालें थी आपको बताया। मौर्य काल में कौन कौन सी मुद्राएं प्रमुख रूप से चलती थी, है ना, वो भी मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट, ये मौर्यकालीन जो पूरा वास्तुकला का जो पूरा एक पहलू है, वास्तुकला से रिलेटेड जो एक पूरा पक्ष है, जहाँ से कई सारे प्रश्न एग्जामिनर परीक्षा में पूछता है, वो सारा ही हमने कंप्लीट किया। और मैं पूरा ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको प्रश्न जो है इन्हीं फैक्ट्स में से देख लेंगे
और अगर कुछ फैक्ट्स हमें ऐसे लगेंगे तो आप तक पहुंचना चाहें तो हम टेस्ट के द्वारा कैसे भी करके हम उन फैक्ट्स को आप तक एग्जाम से पहले बताने का प्रयास करेंगे, मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं, है ना। अगर कुछ करंट में कुछ ये ऐसी लगी या ऐसा कुछ करंट इवेंट हुआ है ना जो सांची सांची या उससे रिलेटेड है, या अशोक या उसकी वास्तुकला से रिलेटेड कोई खोज वगैरह, कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह, तो वो हम आप तक टेस्ट या पोस्ट जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से हम आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, ये हमारी अशोक या मौर्य वास्तुकला, मध्य प्रदेश वास्तुकला से संबंधित क्लास हमारी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के जो हमारे अगले टॉपिक होंगे उन्हें हम सिलेबस के अनुसार, है ना, सिलेबस जो मांग है, सिलेबस की उस मांग के अनुसार हम उन टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, है ना। सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ताकि वीडियोस जैसे ही आए तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ना, बेल को भी आप ऑन कर लेना। पीडीएफ के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें सारी क्लासेस जो अब तक हुई है ये सारे आपको मिल जाएंगे। 15 मार्च से 15 मार्च के आसपास हम आपके टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, आपके वहाँ पर टेस्ट भी होंगे, आप वहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हो। और आपकी जो क्लासेस हैं, है ना, उनकी भी टाइमिंग वगैरह बढ़ाकर पूरा हम ये प्लान कर रहे हैं कि अभी जो अब जो आगे आने वाला 1.5 2 महीने का और समय है ना, 2 महीने तो नहीं, लगभग अ, आखिरी के 10 दिन छोड़ दे तो लगभग 1.5 महीने का जो समय है आपके पास अभी, इस 1.5 महीने के समय में हम आप तक अधिक से अधिक क्लासेस पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी हम आपके इस कोर्स को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अब तक के लिए सभी को गुड डे, बाय, ऑल द बेस्ट।